तो एक और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक, बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन मोशन इन 2D के हम अभी करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जैसे कोई पत्थर या कोई चीज़ होती है, कोई बॉडी होती है, जब उसको किसी एंगल पे हम थ्रो कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे हम उसको थ्रो कर देते हैं, तो उसका जो मोशन होता है उसे बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को थ्योरी की तरह लेते हैं, मतलब बहुत सी पब्लिक इसको एक थ्योरी की तरह लेती है कि ये थ्योरी है, और उसका जो डेरिवेशन उसका रट्टा मार लेती है, और उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उसको याद कर लेती है। तो अगर आप इसको उस तरीके से याद करोगे तो आप पे कोई खास काम ये आने वाला नहीं है। क्वेश्चन भले ही निकल जाए, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आएगा, वो बात नहीं बनेगी क्वेश्चन सोल्व करते वक्त जो बननी चाहिए थी। और वो बड़े आराम से आपको क्वेश्चन को हल्का सा घुमा करके, कॉन्सेप्ट को हल्का चेंज करके उलझा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि पूरा डेप्थ में आपको क्वेश्चन समझ में आए, तो इसको पूरा डिटेल में सीखना। तो ये कोई नई थ्योरी नहीं है, ये वही सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे जो हम जानते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसको बस थोड़ा सा वैल्यू या तवज्जो ज़्यादा इसलिए दी जाती है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन रिवर बोट प्रॉब्लम या रेन प्रॉब्लम से थोड़ी कहीं ज़्यादा होती है, उससे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन की होती है। मेनली डिफेंस में इसका बहुत काम होता है, और डिफेंस में भी जो हमारा मिसाइल मोशन होता है, मिसाइल को जो फायर किया जाता है, किस एंगल पे फायर किया जाए, किस वेलोसिटी से फायर किया जाए, तो वो सब बातें इससे ही डिसाइड होती हैं। इस एंगल से, इस सब जो थ्योरी हम पढ़ेंगे, जो डिटेल हम इसकी पढ़ेंगे, उससे डिसाइड होता है कि सब कैसे फायर किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बुलेट भी, तो वहाँ पे इसके बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डिफेंस में, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और अलग से टॉपिक के नाम बना करके भी दिया जाता है। तो बहुत से क्वेश्चन आप देखोगे इसमें, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के तो 8-10 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको 50, 60, 70, 100 तक मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक, चांसेस भी ज़्यादा होते हैं इसका क्वेश्चन आने के। तो अभी शुरू करते हैं क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या इसमें दिक्कत है, क्या खास बात है। ठीक, तो हमने क्या किया है, कोई भी बॉडी को फायर किया जाता है किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे विद हॉरिजॉन्टल, तो वो जो बॉडी चलेगी वो ऐसे जाती है और यूँ गिर जाती है। आपने देखा भी होगा, नॉर्मली आप कोई पत्थर फेंक तो किसी एंगल पे तो ऐसे जाकर नीचे गिर जाता है। तो उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। किसी पे प्रोजेक्टाइल क्यों कहते हैं उसकी बात करेंगे हम अभी। तो ये थीटा एंगल पे इसको फेंका गया था विद सम वेलोसिटी यू। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है वो देखो, उस बॉडी को फेंका गया ऐसे, मतलब ये है उसकी वेलोसिटी, और उसमें उस जगह जहाँ पे उसको फेंका गया है वो अर्थ के आसपास की बात है। वहाँ पे जो एक्सेलरेशन काम कर रही है वो एक ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो एक बार हमारे कॉन्टैक्ट से छूट गया, हमारे हाथों से एक बार अलग हो गया, उसके बाद हम फोर्स नहीं लगा सकते उस पर सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगी, इसको फील्ड फोर्स बोलते हैं, और वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और वो नीचे ही होती है। तो इस पे एक्सेलरेशन जी नीचे काम कर रही है, वेलोसिटी ऊपर है, दोनों ही हमारी एक लाइन पे नहीं है। और जो आपको कहा था कि जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं, तो एक कांस्टेंट तो है यहाँ पे, जी कांस्टेंट है, तो वो उसकी जो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली कंडीशन थी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, वो तो अचीव हो गई, लेकिन दूसरी नहीं अचीव हो रही, वो सब स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे। जैसे कल भी आपको बताया था कि जो हमारी तीनों इक्वेशन उठाएं, अगर मैं पहली इक्वेशन ही उठाऊँ v = u + at, तो उसमें जो वेक्टर है हमारा सारा या तो एक लाइन में होना चाहिए या बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, तो उसमें माइनस साइन प्लस करके बस यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ तक काम चला सकते हैं, लेकिन होना तो उसको एक लाइन में ही चाहिए। यहाँ वो एक लाइन में नहीं है, वो किसी एंगल पे, यानी कि मोशन एक प्लेन में चला गया, वेलोसिटी ऐसी थी और ये नीचे था। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहली दिक्कत यही है कि हम इसमें वो तीनों इक्वेशनें नहीं लगा सकते, और इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में उनको पता ही वो 3 इक्वेशनें हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो, और कुछ जानते नहीं तो यूज़ तो वही होनी है, बस बात को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। अब हम उसको किसी और तरीके से देखते हैं, तब जाकर के हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर इसी तरीके से देखेंगे तो फिर लागू नहीं हो सकती वो, मतलब डायरेक्टली हम इसमें वो 3 इक्वेशन लागू नहीं हो सकते, तो हमको निकालना तो पड़ेगा ही। क्या क्या निकालना पड़ेगा, 3 बातें मेन होती हैं। पहली बात तो ये होता है कि भी वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जाके गिरेगा, मतलब इसी की एप्लीकेशन होती है लॉन्ग जंप में भी, लॉन्ग जंप पे कितना एंगल पे कूदा जाएगा। तो बिल्कुल लॉन्ग जंप के जैसा है ये, कि कब क्या है पहली बार एथलीट जाके लैंड करता है, एक तो वो बात इंपॉर्टेंट होती है कि जंप लेने के बाद पहली बार वो कहाँ जाके लैंड करता है, वो डिस्टेंस, उसे कहते हैं रेंज, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल पे कितना मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कवर किया पहली बार ग्राउंड को हिट करने से पहले, उसे उसकी रेंज कहा जाता है। ठीक, अच्छा, ये 2 तरह का होता है, एक होता है कि जब हम किसी हाइट से नीचे फेंकते हैं किसी बॉडी को, और एक जब हम ग्राउंड से
ग्राउंड पे बॉडी को फेंकते हैं। तो फिर से वही देखो, अगर आप थ्योरी की तरह चलोगे तो मुझे दोनों टॉपिक करवाने पड़ेंगे अलग अलग सेपरेटली। हॉरिजॉन्टल को अलग करवाना पड़ेगा ग्राउंड से ग्राउंड वाले को, और हाइट से ग्राउंड वाले को अलग करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि मुझे दिक्कत है उसमें करवाने में, लेकिन आपको दिक्कत आएगी, आप समझ नहीं पाओगे। अगर आप जैसा कॉन्सेप्ट से, जैसा मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगर आप इसे उस तरीके से लेते हो तो फिर आपको वो दोनों मोशन अलग नहीं लगेंगे। और अगर आप उसको खुद से इम्प्लीमेंट कर पाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको वहाँ पर भी क्वेश्चन नया ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि बहुत बढ़िया जगह तरीके से आप IIT एडवांस क्लियर कर सको या नीट में बहुत बढ़िया रैंक स्कोर कर सको, तो आपको फिर वहाँ पे नए क्वेश्चन सोल्व करने ही पड़ेंगे। अगर आप पुराने क्वेश्चन ही सोल्व करोगे तो आपका फिर बाउंड्री पे रह जाओगे, चांसेस हैं हो भी जाए, चांसेस नहीं भी हो पाए। मतलब बढ़िया क्वेश्चन सोल्व करना है तो दिमाग चलाना पड़ेगा, और हो सके तो इसको सुन करके उसको चलाने की कोशिश करना जब हम किसी हाइट से नीचे फेंकते हैं। मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस तो मैं ग्राउंड से ग्राउंड वाला ही कर रहा हूँ। ठीक, तो हम किसकी बात कर रहे थे भी, एक तो हमारे लिए वो बात इंपॉर्टेंट होगी कि कब पहली बार जाकर के ग्राउंड पे हिट करता है वो, उसे बोलते हैं उसकी रेंज। एक तो ये हमें पता करना होता है। दूसरी बात हमें पता करना होता है कितनी बार देर के बाद वो जाकर के हिट करेगा उस लेवल पे। ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल ले, मान लो मिसाइल फायर करनी है, तो हमको मिसाइल आपने देखा होगा अग्नि 1 अग्नि 2, उन सब की रेंज आती है कि 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर की हमारे पास एक मिसाइल है। तो कैसी आई है वो सब इसी तरीके से आई है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टडी किया, कि हमने फायर थोड़ी करके देखा उसको, 3000 4000 फायर करके देखा थोड़ी जाता है उसको, उसके बगैर ही एनालाइज कर रहे थे। फायर कर दोगे तो वो ऐसी वेस्ट हो जाएगी, तो उसको उसके बगैर ही एनालाइजेशन हो जाता है उसका कि सिर्फ कितना मैक्सिमम जा सकता है, कि उससे कैसे पता चलता है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है। तो वैसे एक्सपेरिमेंट करते भी हम ओशन में करते हैं, पर उसके बगैर भी निकाल सकते हैं रफली कहाँ जा करके वो लैंड करेगी। तो क्या होता है कि हम किसी एंगल पे उसको फायर करते हैं और इससे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जाकर के वो लैंड करेगा। दूसरी बात जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि वो मिसाइल लैंड कितनी देर के बाद करेगी। सपोज हमको पाकिस्तान पे या किसी और कंट्री पे फायर करना हो, जो भी हमारी एनिमी है, अगर हमें उस पर फायर करना हो अपनी मिसाइल को, तो उस केस में क्या होगा, हमको हमारे लिए एक और बात मैटर करती है कितना देर के बाद वो मिसाइल जाकर के वहाँ पे लैंड करेगी। क्योंकि देखो, अगर उसको बहुत ज़्यादा समय लग गया तो तब तक क्या पता दूसरा जो हमारी एनिमी कंट्री है वो प्रिपेयर हो जाए और उसका जो एंटी मिसाइल है उसको ख़त्म करने का कोई तरीका वो ढूंढ ले और वो बच सके, या उनको वक्त मिल जाए वहाँ से अपने जो भी सामान जरूरी सामान है उसको हटाने का। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए हमारे दूसरी बात इंपॉर्टेंट होती है कि कितना वक्त उसको लगेगा उस जगह पे लैंड करने का, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट उसका कितना होगा, कितनी देर के बाद वो वापस ज़मीन पे लैंड करेगी। तो दूसरी बात टाइम ऑफ फ्लाइट, पहली बात रेंज, दूसरी बात टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरी बात भी एक इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कितना मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगी, कितना मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगी। देखो, इसके अपने फ़ायदे होते हैं। अगर मिसाइल वाले तरीके से बताऊं मैं आपको, तो कहीं रेडार सिस्टम होता है, आपने देखा होगा, तो उससे बचने के लिए हमें कई बार उसमें एक मैक्सिमम हाइट थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, ताकि जहाँ तक उनका रेडार सिस्टम वर्क कर रहा है उससे ऊपर जा करके हम हिट कर सकें, या मैक्सिमम कितना हाइट तक हमारी मिसाइल जा सकती है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात रहती है। ठीक है, कितना जैसे, क्योंकि हमको अपनी जो हमारे रास्ते में आने वाली चीज़ें होंगी उनको भी तो अवॉइड करना पड़ेगा। कोई टावर हमारा है, वाइल्ड टावर वगैरह, कहीं उसको ना हिट कर जाए, कोई रास्ते माउंटेन वगैरह आ रहे हैं तो उनको ना हिट कर जाए, तो इसलिए उसका मैक्सिमम हाइट भी बात बन जाती है, उसकी भी इंपॉर्टेंस एक अलग से होती है। तो कितना मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगी वो होता है। तो देखो, ये तीन बातें तो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट होती ही हैं, एक रेंज, एक टाइम ऑफ फ्लाइट, एक मैक्सिमम हाइट। इसके अलावा पूछ तो कुछ भी सकते हैं कि इतने डिस्टेंस पे कितने पे था, तो वो बात तो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो अलग कहानी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये तीन होते हैं। तो फॉर्मूला जो डायरेक्टली हम बनाते हैं वो इन तीनों का ही बनाते हैं, लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना ही मत, आप सिर्फ तरीका याद देखना कैसे तरीका निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ था जो हम इसमें करेंगे। अभी शुरू करते हैं कैसे। तो वहाँ कहानी देखो, हम क्या क्या पता चला कि अभी तो ये किसी एंगल पे है, तो हमको तो इक्वेशन लगानी है, वो अब लागू नहीं होंगी। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में सोचें अगर, और इसको वही जैसा पहले तरीका था किसी और नज़रिए से देखेंगे, मतलब इस तरीके देखना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा 1D बन जाए। और उसका सिंपल तरीका ये है, देखो आपने फेंका, आप सपोज़ इमेजिन करो अपने आप को कि बहुत ऊंची बिल्डिंग है और आप उसके ऊपर खड़े हो और नीचे बच्चे खेल रहे हैं नीचे, और पत्थर फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल की तरह से। उन्होंने पत्थर फेंका है, एक बच्चा कैच कर रहा है, दूसरा बच्चा फेंक रहा है, बॉल होगी तो बॉल को फेंके जा रहा है, कैच किया जा रहा है बिल्कुल ठीक आपके नीचे। आप छत पे खड़े हो बहुत ऊंची बिल्डिंग पे और ऊपर से आप उसको देख रहे हो। तो आप इमेजिन करना कि आपको ऊपर से देखने पर उसका ऐसा मोशन नज़र नहीं आएगा, आपको यूँ लगेगा, बहुत ऊंचे आप हुए, कि जैसे उस बच्चे ने बॉल को सीधा फेंका हो। आप ये नहीं देख पाओगे कि उसने वो ऊपर कितना गई, आप सिर्फ ये देख पाओगे कि वो बॉल आगे कितना गई। यानी टॉप व्यू जब इसको इधर से देखा जाएगा, यानी आप इसको कैसे बनाओ, आँख चलो ऐसे बना देते हैं भाई, अगर आप इसको ऐसे देखोगे, ऊपर से देखोगे,
तो जो चीज़ आपको दिखाई देगी, इसका ये वाला प्रोजेक्टेड डिस्टेंस नज़र आएगा, ऊपर से उसका प्रोजेक्टेड डिस्टेंस नज़र आएगा। मतलब यूँ जो चीज़ थी वो आपको टॉप से देखने पर एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी, यानी आप इधर से देखने पर सिर्फ ये वाला डिस्टेंस देख पाओगे, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन ही देख पाओगे टॉप से देखने पर। ठीक, तो टॉप व्यू में आपको उसका मोशन अलोंग एक्स एक्सिस नज़र आएगा, यानी कि टॉप से अगर आप देखो तो आपको यूँ लगेगा कि जैसे उस बच्चे ने बॉल को ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टली फेंका है और दूसरे बच्चे ने उसको कैच कर लिया है, यानी आपको उसकी वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल ही नज़र आएगी। और वो कैसे कि हम इसकी वेलोसिटी के दो टुकड़े कर लेते हैं, दो कंपोनेंट कर लेते हैं। हम जानते हैं कंपोनेंट ब्रेक करना, तो हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि दो बॉल थी, वो दो अलग अलग मोशन थे। एक जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, जो टॉप से देखा जा रहा है, जो टॉप से देखा जा रहा है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन प्लेन में हो रहा है, उस बंदे को टॉप से देखने पर जो इसकी वेलोसिटी नज़र आएगी उसका भी प्रोजेक्टेड लेंथ यानी सिर्फ ये वाला वेक्टर नज़र आएगा। और वो मैंने आपको सोल्व करना सिखाया था, जहाँ पे थीटा हो तो वहाँ पे क्या बन जाता है, कॉस थीटा। तो जो आदमी इसको टॉप से देखेगा, अगर आप इसको टॉप से यूँ देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे उस बच्चे ने बॉल को यू वेलोसिटी से नहीं, यू कॉस थीटा से फेंका है, और वो बॉडी कहाँ पे कैसे चल रही है, हॉरिजॉन्टली चल रही है, किसी प्लेन में नहीं चल रही है। तब जब बिल्कुल ठीक आप उसके ऊपर हुए तो ठीक, तो ये बने उसकी प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। और दूसरा एक व्यू और होता है, वो व्यू होता है कि कोई अगर इंसान ठीक उस बच्चे के पीछे खड़ा हो, ठीक उस बच्चे जो बच्चा बॉल फेंक रहा है बिल्कुल ठीक उन दोनों की लाइन में खड़ा हो, तो वो जब इंसान, आप इमेजिन करना, देखो इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए फिजिक्स में अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो। अगर इमेजिनेशन नहीं है तो भाई फिर बढ़िया लेवल भूल जाना, यहाँ पे आप वही 100-125 के आसपास नंबर खींच पाओगे, वही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको उसमें नीट में 150 प्लस का स्कोर चाहिए तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा, तो ही सोल्व हो पाएगा और बहुत जल्दी सोल्व हो पाएगा, और उसी से रैंक बनता है। क्योंकि बाकी चीज़ें मेहनत से हर बच्चा सीख सकता है, लेकिन यहाँ पे तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी जब तक वो नहीं आएगी आप नहीं सीख सकते। 150 प्लस नहीं जा सकते, 150 प्लस नहीं जा सकते। और ऐसे ही जेई मेंस में, नीट में, जेई मेंस में आप 80 प्लस नहीं जा सकते। जब तक 80 प्लस नहीं जाओगे रैंक बढ़िया नहीं आएगा, ठीक है, और वही तभी एडवांस क्लियर होगा। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। अभी देखो क्या हो रहा है कि एक बच्चा बॉल को फेंक रहा है, यूँ फेंक रहा है, और आप उसके ठीक पीछे खड़े हो, दूसरा बच्चा कैच कर रहा है, बिल्कुल आप बॉल की बिल्कुल लाइन में हो। तो उस वक्त यानी कि आप अपना व्यू इधर से देख रहे हो, साइड व्यू हो गया आपका, आपने उस चीज़ को इधर से देखा। जब आपने उसको इधर से देखा, उस सिचुएशन में आपको वो बॉल लगेगा जैसे उस बच्चे ने, दूसरा बच्चा नज़र भी नहीं आ रहा है आपको, सपोज़ दूसरा बच्चा दिखाई भी नहीं दे रहा आपको, सिर्फ एक ही बच्चा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हूबहू एक जैसे बच्चे हैं वो, उनके बिल्कुल ठीक पीछे आप खड़े हो। तो आपको यूँ लगेगा कि जैसे उस बच्चे ने बॉल को फेंका और वो बॉल वापस आ गई उसी की तरफ, उसी के हाथ में आ गई। मतलब आपको सिर्फ वर्टिकल मोशन नज़र आएगा कि बॉल ऊपर गई और बॉल नीचे आ गई, अगर आप बहुत दूर से उसको देख रहे होंगे तो, क्योंकि आपको ये वाला साइड दिखाई नहीं दे रही। अगर आप ऐसे जाओगे, ऐसे गई थी बॉल ऐसे तो, लेकिन अगर देखो जैसे मेरे हाथ में करके दिखाता हूँ, अगर मैं ऐसे बॉल को फेंकूंगा तो आपको अगर बहुत दूर से देखो तो मेरा हाथ सिर्फ ऐसे ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ये मोशन मतलब आपको यूँ लगेगा जैसे बॉडी वर्टिकली ऊपर गई और नीचे आ गई, जब आप इस वाले व्यू से देखोगे तो। यानी आपको इसमें प्रोजेक्टेड लेंथ फिर से दिखाई देगी उसकी अलोंग वाई एक्सिस, तो आपको उसका फिर से एक प्रोजेक्टेड मोशन नजर आएगा अलोंग वाई एक्सिस। ये रीज़न है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं कि जब उसको प्रोजेक्ट किया गया है दोनों एक्सिस पे एक्स पे भी और वाई एक्सिस पे भी, तो उस वजह से भी इसका नाम प्रोजेक्टाइल मोशन पड़ा है। तो भी आपको अब कहानी समझ में आई कि चीज़ तो हुई तो यूँ थी, लेकिन देखा हमने दो तरीके से। एक बार टॉप से देखा तो हमें क्या नज़र आया कि वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, एक बार हमने साइड से देखा, हमको लगा कि शायद वो कहाँ जा रहा है, वर्टिकल नज़र आ रहा है। बॉडी एक है, हमने दो मान के सोल्व किया, तो इसलिए हमने दो हिस्से कर लिए इसके, एक अलोंग एक्स वाला, एक अलोंग वाई वाला। जो वाई वाला बंदा होगा उसको लगेगा कि इस बॉल को शायद यू साइन थीटा से ऊपर फेंका गया है, और यू साइन थीटा से कहाँ गई है, नीचे। ठीक, किसी भी लेक्चर में आपको बात बताता हूँ, शायद आपको जो मैंने बात बोली है वो अगर आपको 80% समझ में आई है तो बहुत बढ़िया है, 80% में आ गई तो वो तो भी बहुत क्लियर है। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, चीज़ें क्लियर तब होती हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आप एक ही काम कर रहे हो, पहले भी कहा था कि सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हो, भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है फिर मैं वेदांतु जाके देखता हूँ, वहाँ समझ में आ रही है फिर मैं आकाशी देखता हूँ, वहाँ समझ में आ रही तो यूट्यूब पर लाखों वीडियोस पड़ी हैं, सब उठा के देखते हैं, कहीं तो कुछ समझ में आएगा। भाई कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी की भी उठा के देख लेना, पहली बारी में ही समझ में आ जाएगी। लेकिन कंडीशन है आप डेली के कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हों। आप डेली के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, फिर जो हर पॉइंट बोला गया है वो हर पॉइंट आप 1 मिनट में कैच करोगे।
यही दिक्कत है वीडियो में, कुछ बात समझ में आने की, कुछ ना समझ में आने की। हाँ, अगर आप वीडियो देखते रहोगे फिर आप टाइम वेस्ट करोगे, 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस नहीं होंगे। क्योंकि जिस लेवल पे आप अभी हो, शुरू हुआ है +1 1.5-2 महीना हुआ है, 100 क्वेश्चन करने के लिए फिजिक्स में कम से कम 4 घंटे आपको लगेंगे एक दिन में। अगर आप फिजिक्स में 4 घंटे लगाते हो, बायो में या मैथ में 4 घंटे लगाते हो, केमिस्ट्री में 4 घंटे लगाते हो, तो 12 घंटे चले गए। इससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा। उसके अलावा देखना भी है, वीडियो वगैरह देखना भी है। तो फिर अगर आप 4-4 5-5 घंटे अगर मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हो, आप काम नहीं कर सकते, फिर आपसे वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, खाली आप अपने आप को वहम में रख के रह जाओगे, भाई हो गया, होगा कुछ नहीं। क्योंकि देखो, ये लॉकडाउन में हर बच्चा मोबाइल का एडिक्ट हो गया है, इसलिए आपको बातें बार बार बतानी पड़ रही हैं। अगर फिजिकल क्लास होती तो मैं आपको कह देता कि बिल्कुल मोबाइल यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है, चाहे मेरा ही चैनल, किसी का भी वीडियो देखनी नहीं फिर तो, अगर फिजिकल क्लास चले तो। क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास। बहुत सारी पब्लिक सिर्फ टाइम पास किए जा रही है, उनको खुद नहीं पता चलता 1.5 साल कहाँ खो दिया उन्होंने। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ एक जगह से देख करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बात को समझ में क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगी, ना कि 36 जगह की वीडियो देखने से। तो ये बात समझ में आई भी, क्या हुआ कि वो ऊपर गया और वो नीचे आ गया। ठीक है, ये तो हमारा एक तरह का मोशन बना, उसको लगेगा कि शायद वो यू साइन थीटा से ऊपर गया होगा। तो अभी मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए। टॉप यू वाला मैंने अलग तरह का मोशन देखा, साइड वाला मैंने अलग तरह का मोशन देखा। तो टॉप यू वाले में मैंने सेकंड इक्वेशन लगा दी, S = UT + ½ AT²। जब टॉप यू से आप देखोगे तो वो बॉडी के एक्सेलेरेशन, उसका तो कॉम्पोनेंट नहीं हुए, वो तो एक ही है, इसका कोई कॉम्पोनेंट इधर जाएगा ही नहीं। इसका कॉम्पोनेंट सिर्फ कहाँ पे है, वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल में तो कुछ थी ही नहीं, तो इसलिए AX था 0, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन नहीं थी, और वेलोसिटी थी x के अलॉन्ग u cos थीटा। ठीक, और वर्टिकल में एक्सेलेरेशन थी -g डाउनवर्ड, माइनस नहीं, माइनस टर्म ही गलत है, वो डायरेक्शन वो हमारे हिसाब से डिसाइड होती है। बस बात सही ये है कि g डाउनवर्ड, डाउन, जी कहाँ पे है, डाउन। अगर आप माइनस बोलोगे तो फिर से भैया आप तो गए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। फिर आप तो रट्टा मार रहे हो कि नीचे जी होता तो नेगेटिव ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी डाउन है, ये बात सही है कि जी कहाँ पे है, वर्टिकल डाउनवर्ड है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल में वो u sin थीटा है, रो अपवर्ड है। बात सिर्फ इतनी है, उसके अलावा मैथमेटिक्स में हम चलेंगे अपने चाल। ये वो पक्का नहीं है कि वो u sin नेगेटिव होती है और वो पॉजिटिव ही होती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। तो ये कहानी आपको अब यहाँ तक समझे, यही हमारे पास डाटा गिवन है। निकालना क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना वो चलेगा, पहले वो निकालते हैं। तो मैंने लगा दिया इसको हॉरिजॉन्टल में, ये तो 0 था, u की जगह पे क्या पुट हो गया, u cos थीटा पुट हो गया, t की जगह पे क्या हो गया, t पुट हो गया, तो x = क्या आया, u cos थीटा t। जितना देर के बाद, जितना वक्त उसको दोगे चलने का हॉरिजॉन्टली, वो तो उतना दूर चल जाएगा। x क्या हो जाएगा, u cos थीटा कांस्टेंट था इनटू t, तो उसके ऊपर जितना वक्त उसको मिलेगा उतना दूर वो चल जाएगा उस t टाइम में। ठीक, हॉरिजॉन्टल की बात हुई। अब बात करते हैं वर्टिकल की। तो वर्टिकल में फिर से मैंने वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, ut + ½ AT², लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ गिवन थी मेरे पास, a था वो g डाउनवर्ड और u था वो अपवर्ड। अब मैंने उसको माइनस पुट किया है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको u sin थीटा पुट कर दिया। आप इसको माइनस पुट कर लो, ये प्लस पुट हो जाएगा, आंसर तो भी आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट है, कितना वो डिस्प्लेस कर पा रहा है। इसको मैंने प्लस लिया तो ये माइनस हो गया, ये वैल्यू बन गई। ठीक, तो अब यहाँ से देखो क्या होगा, अब वो चीज़ क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितनी देर में वापस ज़मीन पे आएगा, वो जितनी देर में वापस ज़मीन पे आएगा। अगर देखो वही जो मैं पहले कह रहा था आपको कि बॉडी को किसी हाइट से फेंका गया, यानी कि आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े और आपने फिर बॉल को नीचे फेंका है, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती वो होता हाइट ऑफ बिल्डिंग, कितना वो नीचे गिर गया है। डिस्प्लेसमेंट पहले कहाँ था, बिल्डिंग पर, फाइनली वर्टिकल प्लेन में कहाँ पे है, ज़मीन पे। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, बिल्डिंग के बराबर। वहाँ पे फिर जब आप वर्टिकल में देखोगे तो फिर ये बात मायने नहीं रखती कि वो कहाँ जाके गिरी है। ठीक, फिर ये बात मायने नहीं रखती। अगर आप उसको इंडिया एक टावर से फेंक रहे हो, कितना 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जहाँ मर्जी जाके गिरे वो, और टावर 1 किलोमीटर का है, तो जब बात वर्टिकल की हुई है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर ही आएगी। 1 किलोमीटर का टावर वैसे नहीं होता, वो बहुत लंबा हो जाएगा। 100 मीटर का मान लो टावर है, तो 100 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट होगी वर्टिकल। चाहे हॉरिजॉन्टल जितना मर्जी हो, वो काम नहीं करता, दोनों अलग अलग हैं, सेपरेटली हैं। जब हमारी हॉरिजॉन्टल की बात होती है फिर वर्टिकल काम नहीं करती, कि इतना भी हुआ हो। तो ये मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कंडीशन पुट कर दी। ये इक्वेशन जनरल है, जो टाइम पुट करोगे उस टाइम की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वर्टिकल। वो कहे आपको 2 सेकंड के बाद कितना हाइट पे है बॉल, ठीक है, 2 सेकंड पुट कर देंगे हमको मिल जाएगा, 3 सेकंड के बाद कितना वो पुट कर देंगे मिल जाएगा। लेकिन अब मैंने एक पार्टिकुलर केस लिया कि जब उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, यानी कि वो जिस जगह से फेंका था जब वो उसी जगह पे वापस आ जाएगा। सेम देखो, उधर से फेंका, ऊपर गया और वापस कहाँ पे आ गया, नीचे। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 0 हुई है। जब वो 0 हो जाएगी तो उस वक्त कितना टाइम गुजर जाएगा, उसे मैंने कैपिटल T कह दिया, क्योंकि वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है।
ठीक है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी बोला गया। तो ये 0 हो गया, इसको इधर रखा, टी से टी को एक कैंसिल हो गया, कट गया, सोल्व किया इसको, तो ये 2 sin थीटा बाई जी आ रहा है। इसे कहते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन 2 sin थीटा बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट तब होता है अगर बॉडी जिस लेवल से फेंकी गई हो उसी लेवल पे वापस लौट के आती है, तो उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं उस रेंज, उस मोशन का। तो कितना बना है 2u sin थीटा बाई जी। फिर से वही फॉर्मूले का रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना, और जो भी हर क्वेश्चन में नए सिरे से लगाना, तो आपको धीरे धीरे बात पक्की हो जाएगी। हाँ, खुद याद हो जाए वो 20-30 क्वेश्चन करने के बाद तो बात अलग है, लेकिन पहले से रट्टा मार के चलो कि भाई अभी उसको याद कर लेते हैं, आप क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करेंगे, फिर पहले दूसरे क्वेश्चन में उलझ जाओगे, फिर तंग होकर रह जाओगे। भाई थ्योरी करने से होता तो है नहीं, क्वेश्चन सोल्व नहीं होते न्यूमेरिकल के, अब क्या करें, अब बायो पढ़ लेते हैं, फिर यही काम हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर यही काम हो जाएगा। बायो केमिस्ट्री पढ़ते रहना, रटते रहना, लास्ट तक कितना ले जाओगे, 360 ले जाओगे, उससे बाकी नंबर कहाँ से आएंगे। तो वो रैंक यहीं से आएगा भाई। और उसका तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूले का रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट समझ लेना, कॉन्सेप्ट लगाना, हर क्वेश्चन में सोल्व होंगे। ठीक, गारंटी है इस बात की। तो ये बना। अब देखो इतने टाइम के बाद वो कहाँ आ गया, वापस ज़मीन पर आ गया, और इतनी ही देर में, कि बॉडी तो वही है ना, वो कितना हॉरिजॉन्टली चल जाएगा उसे रेंज कहेंगे। जितनी देर में वापस ज़मीन पे आया उतना देर में कितना हॉरिजॉन्टली चल जाएगा उसे क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो रेंज के लिए क्या पुट कर दिया मैंने, टाइम। इसमें टाइम कौन सा पुट कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। तो अगर देखो ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी भी टाइम टी पे 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड के बाद जब क्या हमको पूछेगा हम वैल्यू रख देंगे। लेकिन अगर हमसे ये पूछेगा कि टोटल मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो टाइम मैक्सिमम पुट होगा ना, कितनी देर में वापस ज़मीन पे लैंड करेगा, तो वो टाइम कितना है, ये है। तो इसमें अगर ये पुट कर दिया आपने तो बन गई वो रेंज। क्या बन जाती है, रेंज। यानी रेंज मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो मैंने इस वाले टाइम को इसमें पुट किया और रिजल्ट आया u² 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। u², इसको मैंने फॉर्मूला लगा दिया, आइडेंटिटी लगा दी, जो मैंने 10th क्लास में पढ़ी होगी कि इसको 2 sin 2 थीटा बोलते हैं। नहीं तो पढ़ी तो याद कर लो कि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ एक फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो u² sin 2 थीटा अपॉन जी है। ये बन गया हमारा रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, ये रेंज का फॉर्मूला होता है, ये 2 है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये बना हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है उस मोशन में जो लैंड से सेम लेवल से सेम लेवल पे गिरा हो। अगला क्वेश्चन है एच मैक्सिमम कितना होगा, मतलब कितना मैक्सिमम हाइट वो अचीव कर सकते हैं, यानी कि ये वाली हाइट कितना वो वर्टिकली सबसे ज़्यादा ऊंचा जा सकता है, यानी ये वाली हाइट। ये क्या बन जाता है, क्या बोलते हैं, कैपिटल एच बोलते हैं। देखो ये 2 तरह की चीज़ें होती हैं जो भयंकर कन्फ्यूज़ कर देती हैं। एक होता है उस मोशन में कितना मैक्सिमम हाइट अचीव की, मतलब एक आपने बॉडी को फेंक दिया है, इसको फेंकते वक्त कितनी उसने मैक्सिमम हाइट अचीव की। एक होता है मैक्सिमम अचीवेबल हाइट। 2 अलग अलग, देखो नाम उनका एक जैसा लगता है लेकिन एक जैसा है नहीं, उसमें छोटी सी बात है, बस छोटा सा डिफरेंस है। मैक्सिमम अचीवेबल का मतलब है कि अगर आप देखो हमारे हर एक की कैपेबिलिटी होती है कि आप किसी चीज़ को कितना तेज फेंक सकते हो। तो किसी बॉल को थ्रो करने की मेरी अपनी कैपेबिलिटी होगी, उसे कितनी वेलोसिटी मैं दे सकता हूँ ये मेरी अपनी कैपेबिलिटी होगी, वो चेंज नहीं हो सकती। तो मैं अपनी पूरी कैपेबिलिटी से अगर चाहूँ कि मैं इस बॉल को जितना मैक्सिमम हाइट पे फेंक सकता हूँ उतना मैक्सिमम हाइट पे फेंक दूँ, तो मुझे क्या करना होगा कि इसको वर्टिकली फेंकना होगा, है ना। क्या कहाँ फेंकना होगा, वर्टिकली फेंकना होगा। और अगर मैं चाहता हूँ, सॉरी, उसमें कितना बन जाएगा, एंगल थीटा कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री पुट कर दोगे तो आ जाएगी इसे बोलते हैं मैक्सिमम अचीवेबल हाइट, कितना मैक्सिमम उससे अचीव हो सकता है। दूसरा होता है कि अब वो तो होता कि इतना मैं मैक्सिमम फेंक सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा फेंका नहीं, मैंने फेंका इसको किसी एंगल थीटा पे। अब इस वाले मोशन में कितना मैक्सिमम हाइट वो अचीव कर सकता है, वो इस मोशन की बात हो रही है, वो लोकल बात हो रही है कि जिस केस में आपने उसको थीटा एंगल पे फेंका है उसमें उसने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की। क्योंकि देखो हाइट तो बहुत सारी अचीव कर रहा हूँ, यहाँ पे भी था, ये वाली हाइट भी थी, ये वाली हाइट भी थी, ये सारी हाइट थी, इनमें सबसे बड़ी कौन सी थी, ये होता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम अचीवेबल हाइट समझ में आया क्या होता है, कितना आप उसको फेंक के मैक्सिमम हाइट अचीव कर सकते हो, उसके लिए आपको 90 डिग्री फेंकना पड़ेगा, ऊपर फेंकना पड़ेगा। और एक लोकल मोशन में कितना अचीव करता है उसका ये फॉर्मूला है कि अभी अगर थीटा एंगल पे फेंका जाए तो कितना अचीव कर सकता है। देखो फिर से वर्टिकल में अगर आप खाली इस मोशन को इमेजिन करो तो ये टोटल मोशन का हाफ हुआ ना, उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तब जब वो मैक्सिमम का सॉरी टाइम का हाफ हुआ था, आधे टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ से जाना और आना टोटल टाइम बनता है कैपिटल टी 2u sin थीटा बाई जी। इसमें से आधे टाइम में वो कहाँ पे होगा, मैक्सिमम ऊंचाई पे। तो वर्टिकल की बात हो रही है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि वर्टिकल की इक्वेशन में, वर्टिकल की इक्वेशन मैंने यहाँ से उठाई, इसमें टाइम की जगह पे क्या पुट कर दिया, आधा टाइम पुट कर दिया टोटल का।
टोटल का हाफ पुट कर दिया और सॉल्व करोगे आप इसको, टी की जगह पे 2u sin थीटा बाई 2 पुट करोगे, ये आंसर आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ये 2 है ये स्क्वायर है, यहाँ पे एंगल डबल हो रहा है, यहाँ पावर है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये होता है मैक्सिमम हाइट उस पार्टिकुलर मोशन में वो कितनी अचीव कर सकता है। क्लियर पॉइंट। तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन की थोड़ी ये कह लो कि शुरुआत थी, क्योंकि देखो थ्योरी को मैं तो शुरुआत मानता हूँ कि आप पता नहीं अगर लगता है कि ख़त्म हो गया तो अलग बात है, क्योंकि आप इसको रेड करके यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा। अब वैसे भी 11th क्लास में हो, 11th क्लास में तो कोई बोर्ड वोर्ड तो वैसे भी नहीं रहता है, पास हर बच्चा हो ही जाता है, तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ। तो ये चीज़ दरअसल शुरुआत है, ख़त्म ये तब होगी जब आप इस पे 150-200 क्वेश्चन कर लोगे। तो जो भी आपके पास बुक हो या अगर ना भी हो तो नेट से जितने क्वेश्चन मिल सकते हैं उतने मैक्सिमम क्वेश्चन आप ट्राई करो। कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, कुछ आपको ट्राई करना। जब इसके 100-150 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे उसके बाद ये एक चैप्टर फिर ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, जो भी 2 पॉइंट आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट करके पूछ लो या मैसेज करके पूछ लो, जो भी रहता है पूछ लेना।